हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान रीट की तैयारी करने वाले लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी की शिक्षण शास्त्र या हिंदी की शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आए हैं, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम में, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, चाहे लेवल सेकंड हो, चाहे किसी भी अभ्यर्थी ने उसमें लैंग्वेज फर्स्ट चूज किया हो, चाहे लैंग्वेज सेकंड चूज किया हो, इन दोनों लैंग्वेजों के लिए हम आज आपके लिए इस हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का पहला भाग लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इसको सभी अभ्यर्थी एक बार शुरू से अंत तक देखें, और जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए एक धमाकेदार शुरुआत लेकर के आए हैं, जिसमें आपको हिंदी की शिक्षण विधियों से बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा का अनिवार्य तत्व है, भाषा का अनिवार्य तत्व माना गया है तो किसे माना गया है? तो ऑप्शन पहला है मानक भाषा पर बल, दूसरा समग्रतावादी दृष्टिकोण, तीसरा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ मित्र व्यवहार, और चौथा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो दोस्तों, इसमें से हमको आंसर देना है कि भाषा शिक्षा का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सेकंड, समग्रतावादी दृष्टिकोण। अगर हमें भाषा का अनिवार्य तत्व की बात करते हैं तो वो है समग्रतावादी दृष्टिकोण से ही हम भाषा को सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मौन वाचन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, पहला सिंहावलोकन, दूसरा है द्रुत पठन, तीसरा है सामान्य पठन, और चौथा है संवेद पठन। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को जो रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा 4 नंबर का संवेद पठन, क्योंकि दोस्तों सिंहावलोकन को ही हम गंभीर पठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंभीर पठन भी कहा जाता है। और सामान्य पठन को हम कहते हैं विहंगावलोकन, विहंगावलोकन। तो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर वचन, सॉरी दोस्तों, ये वचन नहीं है, वाचन है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये वचन नहीं है, ये है वाचन। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, देखते हैं प्राथमिक स्तर पर वाचन का कौन सा मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास, दूसरा है आत्मविश्वास बढ़ाना, तीसरा है शब्द भंडार में वृद्धि करना, और चौथा है भाषा का ज्ञान। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही रहने वाला है कि शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास। प्राथमिक स्तर पर हम बच्चे को जब भी कोई वाचन की क्रिया करवाते हैं तो वो बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखे, इससे के कारण ही हम सबसे पहले बालक को वाचन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो कौन सा संबंध नहीं है लेखन कौशल से? तो पहला है विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित, दूसरा लेख को कुशलतापूर्वक लिखना, तीसरा व्याकरण का सही उपयोग करना, चौथा विचारों के बीच सामंजस्य या संबंध स्थापित करना। तो दोस्तों, इसमें लेखन कौशल से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो दोस्तों, इसमें आएगा 4 नंबर का आंसर। इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि विचारों का बीच जो सामंजस्य है वो अपना वाचन कौशल में और साथ में वाचन कौशल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखन कौशल की विधि नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेखन कौशल की विधि नहीं है। तो ऑप्शन पहला है स्वतंत्र अनुकरण विधि, दूसरा है जैक्टोट विधि, तीसरा है श्रुतलेख विधि, और चौथा है अक्षरबोध विधि। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा लेखन कौशल की विधि नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से आंसर होने वाला है आपका 4 नंबर का जो ऑप्शन है अक्षरबोध विधि। ये लेखन कौशल की नहीं है, ये पठन कौशल की विधि है। कौन से कौशल की है दोस्तों? पठन कौशल की विधि मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? ध्यान रखना दोस्तों, मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है? इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि रीट में ही ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है और दोनों बार इसके ऑप्शंस अलग माने गए हैं और आरपीएस इसका ऑप्शन अलग मानती है। तो दोस्तों देखते हैं मौन पठन किस कक्षा से प्रारंभ होता है। पहला है प्राथमिक कक्षा से, दूसरा माध्यमिक कक्षा से, तीसरा उच्च प्राथमिक कक्षा से और चौथा है सभी से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है थर्ड, उच्च प्राथमिक, क्योंकि मौन वाचन कक्षा 6 से प्रारंभ होता है। काफ़ी जगह कक्षा 3 भी दे रखा है, लेकिन कक्षा 3 का बालक क्या मौन वाचन कर सकता है? आप इसका एक अंदाज़ा लगाइए। ये गलत था और ये रीट 2013 वाली भर्ती थी उसमें ये मान्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा थर्ड, कक्षा 6 से मौन पठन जो है या वाचन प्रारंभ हो जाता है और उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उनसे ये शुरू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? भाषा शिक्षण का जो सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं सरल से कठिन की ओर, दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर और चौथा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो भाषा का जब शिक्षण करवाया जाता है तो हम किस शिक्षण सूत्र को अपनाते हैं, किसको नहीं अपनाते हैं? तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन गलत रहने वाला है? तो इसमें होगा 4 नंबर का, क्योंकि भाषा शिक्षण करवाते समय हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। हम पहले बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, फिर उन विश्लेषित तथ्यों के आधार पर एक संश्लेषित भाषा का प्रयोग हम करना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन की क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा अर्जन की क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? ये साइकोलॉजी में भी ये पूछा जाता है और आपका मेथड है इसमें भी ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन होगा पहला जीन पियाजे, दूसरा चोमस्की और तीसरा स्किनर और चौथा नंबर का ऑप्शन है आपका ब्रूनर। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है चोमस्की ने भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, सही है। बहुभाषिक बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा है जो बहुभाषी जो बच्चे हैं, जो बहुत सी भाषाओं से बंधे हुए जो बच्चे हैं, उनकी अस्मिता को बचाए रखती है, उनका निर्माण करती है। भाषा आपस के संपर्क का एक संवाद है, ये भी सही है। भाषागत विविधता एक समस्या है, ये नहीं, एक समस्या नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है, क्योंकि भाषागत विविधता भाषा की एक विशेषता बताई गई है। इसका 4 नंबर आंसर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या है? भाषा सीखने में और भाषा को अर्जित करने में जो मुख्य अंतर है उसका आधार किसे माना गया है? तो ऑप्शन पहला है भाषा के परिवेश को, दूसरा भाषा के आकलन को, तीसरा भाषा साक्षरता को और चौथा पाठ्य सामग्री को। तो ऑप्शन 4 दे दिए गए, भाषा परिवेश, भाषा आकलन, साक्षरता और पाठ्य सामग्री। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का जो आधार किसे माना है? तो इसका आंसर होगा भाषा के परिवेश को। भाषा का परिवेश जैसा होगा हम उसी प्रकार से भाषा को सीख सकते हैं, उसी प्रकार भाषा को अर्जित कर सकते हैं। अगला है प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप बताए गए हैं? तो ऑप्शन है पहला 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 6। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है 2। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि मौखिक और लिखित भाषा के 2 रूप है जो प्रयोग की दृष्टि से अपने कार्य में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन मुदालियर आयोग की स्थापना 1952-53 में हुई थी, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। माध्यमिक पाठशालाओं में किस भाषा का प्रयोग पर बल दिया गया है? मुदालियर आयोग ने माध्यमिक पाठशालाओं में किस भाषा के प्रयोग पर बल दिया गया है?
तो ऑप्शन पहला है मातृभाषा के प्रयोग पर, दूसरा है आंग्ल भाषा के प्रयोग पर, तीसरा है हिंदी भाषा के प्रयोग पर और चौथा है साहित्यिक भाषा के प्रयोग पर। तो क्या ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। मुदालियर आयोग, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ये लक्ष्मण मुदालियर के नाम पर ये मुदालियर आयोग पड़ा और इसमें माध्यमिक जो पाठशालाएं हैं, माध्यमिक जो कक्षाएं हैं, उनमें मातृभाषा की शिक्षा पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? भाषा एक आदंत सामाजिक वस्तु है, भाषा एक समन्वयकारी उपागम है, भाषा सार्वत्रिक होती है, भाषा एक प्राकृतिक क्रिया है। तो इनमें से, इन विशेषताओं में से कौन सी असत्य है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, ये सत्य नहीं है, ये क्या है? असत्य है। कौन सा? असत्य है। इधर इसका ऑप्शन है असत्य। कौन सा? असत्य है। भाषा आदि से अंत तक एक सामाजिक वस्तु है, ये सही है। भाषा एक समन्वयकारी उपागम है, ये भी सही है। भाषा एक सार्वत्रिक होती है, सभी जगह सीखी जाती है भाषा। भाषा एक प्राकृतिक क्रिया है, ये प्राकृतिक क्रिया नहीं होती भाषा। भाषा हमेशा एक कृत्रिम होती है। कैसी होती है? कृत्रिम। इसे बनाया जाता है, अर्जित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? एक तरफ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके जो विद्वान हैं, जिन विद्वानों ने परिभाषा दी है, उनके नाम हैं। तो भाषा का संसार का एक नादमय चित्रण जो हमारे हृदय तंत्र की झनकार है, ये किसने कहा था? सुमित्रानंदन पंत ने कहा था, सही है। भाषा संसार की भाषा है जो संसार की गूंगों की विराट बस्ती है, सीताराम चतुर्वेदी ने कहा, यह भी सही है। मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा है, किसने कहा? पतंजलि ने, यह भी सही है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकटीकरण भाषा है, प्लेटो ने कहा, यह गलत है, क्योंकि ये शब्द कहा है स्वीट महोदय ने। किसने कहा है? स्वीट महोदय ने यह परिभाषा दी है कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा प्रकटीकरण ही भाषा है। और मनुष्य के द्वारा व्यक्त वाणी भाषा, किसने कहा? पतंजलि ने। और भाषा संसार की गूंगों की विराट बस्ती है, सीताराम चतुर्वेदी। भाषा एक नादमय चित्रण, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें 4 नंबर का आंसर गलत होगा आपका दोस्तों, असत्य है। आगे अगला क्वेश्चन, जिस भाषा को प्रदेश के बहुसंख्यक लोग बोलते हैं वह समझते हैं उसे कहते हैं। जिस भाषा को प्रदेश के बहुसंख्यक लोग बोलते व समझते हैं उसे कहते हैं। पहला, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, बोली या राजभाषा। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका आंसर रहने वाला पहला, प्रादेशिक भाषा। जिस भाषा का प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोला जाना संभव है, समझा जाना संभव है, उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषाई कौशलों में प्रारंभिक विकास का जो क्रम कौन सा है? भाषाई कौशलों के जो प्रारंभिक विकास का जो क्रम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। दूसरा, अभ्यास, अनुकरण, जिज्ञासा। थर्ड नंबर ऑप्शन है अनुकरण, जिज्ञासा, अभ्यास। और फोर्थ नंबर जिज्ञासा, अभ्यास, अनुकरण। तो क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों इसका? तो इसका आंसर रहने वाला पहला, जिज्ञासा, फिर अनुकरण और फिर अभ्यास। हम किसी चीज़ को सीखने की हमारे मन में क्या होगी? जिज्ञासा। फिर हम उसको किसी के अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और सीखी हुई भाषा का बार बार हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। इसका पहला आंसर ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है। निम्न में से अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है। अध्यापन कौशल से संबंधित नहीं है तो पहला ऑप्शन है पाठोपस्थापना, दूसरा लेखन कौशल, तीसरा प्रश्न कौशल और चौथा श्यामपट्ट कौशल। ध्यान रखना दोस्तों, ये है पाठोपस्थापना कौशल। पाठोपस्थापना कौशल, दूसरा लेखन कौशल, तीसरा प्रश्न कौशल और चौथा श्यामपट्ट कौशल। तो अध्यापन कार्य कराते समय कौन सा कौशल इसमें संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन, क्योंकि लेखन कौशल अध्यापन कराते समय नहीं करवाया जाता है।
स्थापना भी करवाई जाती है, प्रश्न कौशल भी किया जाता है, श्यामपट्ट कौशल पर भी कार्य किया जाता है, लेखन कौशल पर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक जो क्रम है वो कौन सा है? तो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयोग सबूत। तो दोस्तों इसको सबसे शॉर्ट ट्रिक है LSRW, या हमें कहते हैं सु, बो, पे और ली। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। थर्ड नंबर का आंसर आपका क्या रहेगा इसमें? करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक क्रम है जो भाषा को सीखा जाता है। अगला ऑप्शन है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, वस्तुनिष्ठ में, दूसरा ऑप्शन लघुत्रात्मक में, तीसरा अति लघुत्रात्मक में और चौथा निबंधात्मक में। तो ध्यान रखना दोस्तों, लघुत्रात्मक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों। तो यहाँ इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 4। निबंधात्मक प्रश्नों में ही विचारों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, इनमें विचारों की अभिव्यक्ति नहीं की जाती है। इसमें 4 नंबर का आंसर करेक्ट रहने वाला। अगला क्वेश्चन, अर्थग्रहण के कौशल, अर्थग्रहण कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थग्रहण के कौशल के लिए अधिक उपयोगी है, तो कौन सा कौशल है अर्थग्रहण कौशल के लिए उपयोगी है? व्याकरण की शिक्षा, समाचार का वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। अर्थग्रहण कौशल के लिए या उसके विकास के लिए अधिक उपयोगी कौन सा वाचन माना गया है? तो ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, इसका देखते हैं। इसका थर्ड नंबर का मौन वाचन। मौन वाचन में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा अर्थ ग्रहण करता है और अपने मन ही मन में पढ़ करके और वो सबसे ज़्यादा अर्थ को ग्राह्य स्थिति में प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हिंदी की शिक्षण शास्त्र से संबंधित थे। दोस्तों आप लोगों का इसी प्रकार अच्छी प्रकार से हमारे साथ रहा तो हम आगे भी आपके लिए प्रत्येक रोज़ 20 क्वेश्चनों की टेस्ट की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो आपको इसी YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन हब के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी अभ्यर्थी नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।